हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यस फाउंडेशन। कैसे हैं आप सभी। तो हम छठी शताब्दी ईसापुर राजनीतिक विस्तार का अध्ययन कर रहे थे। ये पार्ट 2 है और अभी इसका एक पार्ट 3 आएगा जिसमें हम इसके राजनीतिक विस्तार, धर्म, सामाजिक जीवन और शूद्र की स्थिति इत्यादि का अध्ययन करेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने 16 महाजनपद का अध्ययन किया और इसी तरह हम इसमें उन्हीं का अध्ययन जारी रखेंगे और थोड़ा और भी अतिरिक्त जानकारी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुरु से। कुरु जो है, आपको याद होगा कि महाभारत काल का कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव पांडव के बीच में। तो ये दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर के पास वर्तमान का कुरुक्षेत्र वहीं पर स्थित था और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ आप जानते होंगे पांडवों की राजधानी थी, जिन्हें वो जुए में हार गए थे जब अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ। तो इंद्रप्रस्थ ही था जो उन्हें मिला हुआ था। अब वो पूरा बंजर था जिसे श्री कृष्ण की हेल्प से अर्जुन ने उसे एकदम हरियाली क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया था। तो बुद्ध काल में यहाँ का शासक था कौरव, यहाँ का शासक था। तो इतना काफ़ी है कुरु के बारे में। नेक्स्ट था पांचाल। पांचाल जो है वर्तमान के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में स्थित है और इस उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी, काम्पिल्य थी। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इस महाजनपद का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं एग्जाम्स में। अब 1-2 सालों से प्राचीन इतिहास से भी बहुत क्वेश्चन उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास क्वेश्चन रह नहीं गए हैं। तो हिस्ट्री के में आपको प्राचीन इतिहास के बारे में डिटेल से पढ़ना ज़रूरी है। तो ये मत्स्य है अगला महाजनपद। ये जयपुर और भरतपुर राजस्थान का जो क्षेत्र है अलवर, वहाँ पर स्थित था वर्तमान में। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि मत्स्य जो है का मतलब इसका वर्तमान में कहाँ अस्तित्व था, मतलब जो जगह है। तो ऑप्शन में आपको कई जगह का नाम दे देंगे, जयपुर, इंदौर, उज्जैन, भरतपुर। तो आपको चॉइस में विकल्प के तौर पे चुनना होगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ये एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है। इसकी राजधानी थी विराटपुर, ठीक है, मत्स्य की राजधानी। इतना काफ़ी है इसके बारे में। अगला आता है महाजनपद सूरसेन। सूरसेन का आप जैसे ही नाम है आप समझ जाइएगा, ये मथुरा, क्या मथुरा, वर्तमान मथुरा में ही सूरसेन नामक महाजनपद था। यही क्षेत्र था इसका एग्जैक्टली। एग्जाम में सूरसेन का पूछ लिया, ऑप्शन में कई जगह के जिलों के नाम रख देगा, आपको सूरसेन सीधे मथुरा लॉक कर देना है। तो बुद्ध काल में यहाँ का शासक था अवंतीपुत्र, ये अवंतीपुत्र लिखा हुआ है और ये बुद्ध का प्रमुख शिष्य था। तो आगे स्टार्ट करते हैं। अगला महाजनपद था अस्मक। ये कहाँ पर है भाई, तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र ऐसा स्थल था जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी पोतना या पतिन भी कहते थे इसको। अस्मक जो है हमारा, इसकी राजधानी पोतना या पतिन भी थी, मतलब पतिन दूसरा नाम हो गया। अब अगला आता है अवंती। अवंती नाम काफ़ी फेमस होगा, तो आपने सुना भी होगा अवंती का नाम। तो ये अवंती कहाँ पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर नर्मदा नदी तक ये फैला हुआ था, मतलब काफ़ी विस्तृत था ये, उज्जैन से लेकर नर्मदा नदी तक। तो एग्ज़ाम में आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना ये एमपी का एरिया का क्षेत्र था और इसकी राजधानी ये 2 भागों में था, उत्तरी दक्षिण। तो उत्तरी वाली राजधानी अवंती की थी उज्जैन और दक्षिणी वाली राजधानी क्या थी, महिष्मती। याद हो गया होगा आपको। अगला जनपद पढ़ लेते, गांधार। जैसे कि आप समझ गए होंगे, गांधार आपने महाभारत में देखा भी होगा कि वो महाभारत में जो गांधारी नरेश, उद्धृत राष्ट्र गांधारी शकुनी वहाँ से थे, वहाँ की से शादी की थी इन्होंने, गांधारी नरेश की पुत्री से शकुनी ने, गांधारी नाम भी था उनका। तो वहीं की बात कर रहे हैं। तो ये वर्तमान में जो पेशावर है पाकिस्तान, रावलपिंडी जिले में स्थित है। तो इम्पॉर्टेंट हो गया ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व का ऐसा कौन सा महाजनपद है जो वर्तमान में मतलब पाकिस्तान में है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। तो आपको ये गंधार नाम वहाँ पे लिख देना है। इसकी राजधानी उस समय तक्षशिला थी और परवर्ती काल में गांधार पर किसका अधिकार हो गया, फारस लोगों ने अधिकार कर लिया था बॉर्डर। तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि ये अब पाकिस्तान में है। अगला है कंबोज। तो कंबोज क्या है, इसका सीमा का दूसरा महत्व, ये पूर्ण राज्य था, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी, हाटक या राजपुर थी, ठीक है।
अब कुछ विशेष महाजनपद के अलावा ये जो जनपद हमने पढ़ लिए, अब कुछ हम गणराज्य का अध्ययन करेंगे। तो ये जो उसमें मगध मैंने बताया था, मगध काफ़ी बड़ा जनपद था, महाजनपद, जो वर्तमान की इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में अलग से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पटना, गया, शाहाबाद का क्षेत्र है, वहाँ का इतना विस्तार से फैला था। और इसके राजा लोग जो थे वो बिम्बिसार, अजातशत्रु, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के थे। कौन? बिम्बिसार और अजातशत्रु, ठीक है। और इसकी प्राचीन राजधानी थी राजगृह, और बाद में इसे बदल कर क्या कर दिया गया? पाटलिपुत्र। तो मगध के बारे में इतना जानकारी आपको काफ़ी है। आगे स्टार्ट करते हैं। तो इनके समय कई वंश बने। कौन कौन से वंश आए? तो इनमें मुख्य है शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश का। अवंती को इसने अपने राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग इसका एक शासक था, इसने अवंती को अपने राज्य में मिला लिया था। और इनका उत्तराधिकारी एक था कालाशोक, शिशुनाग का। तो इसने क्या किया था? द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी, क्या हुई थी? द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो आपको उत्तर लॉक करना होगा कालाशोक। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है, कालाशोक का द्वितीय बौद्ध संगीति। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कालाशोक किस वंश से रिलेटेड था। तो ये शिशुनाग वंश से रिलेटेड था, ठीक है। इतना जान लिया आपने, काफ़ी है। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, आप अगर मतलब सिर्फ पढ़ भी लेंगे तो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आपको कहीं किताब अब छूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्राचीन इतिहास थोड़ा बोर सा भी लगता है पढ़ने में। तो इसलिए इसको वीडियो में अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ गणराज्य भी थे। जैसे मैं बता रही थी कि अभी हम आपको गणराज्य के बारे में बताएंगे। तो ये गणराज्य कौन से थे? ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, ठीक है। कपिलवस्तु के जो शाक्य थे, ये वर्तमान में नेपाल की तराई में स्थित था, मतलब कपिलवस्तु, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, जहाँ से महात्मा बुद्ध से तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड थी। इसके अतिरिक्त सुमगिरी के भर्ग, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलिय, पावा व कुशीनारा के मल्ल एक जाति थी, इनका गणराज था। जो ये कुशीनारा के मल्ल है, कसिया में स्थित था, ठीक है। और पावा के मल्ल देवरिया वर्तमान, तो ये समझ लीजिए वही देवरिया गोरखपुर का एरिया था, ठीक है। और इसके अलावा पिपली के मौर्य थे। मिथिला के विदेह, मिथिला एक राजतंत्र शासक था, बाद में ये गणतंत्र हो गया थे। कौन सा? मिथिला। इतना जान लीजिए, काफ़ी है। वैशाली के लिच्छवी थे। ये पहले कबीलाई तंत्र था, बाद में वैशाली का जो ये लिच्छवी है, बाद में ये गणतंत्र हो गया था, ठीक है। अब इतना आपने पढ़ लिया, काफ़ी है। अब इस समय 6ठी शताब्दी इसमें कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे। इन विदेशी आक्रमण का काफ़ी प्रभाव पड़ा था यहाँ के समाज संस्कृति पर। जैसे कि यूनानी आक्रमण जो हुआ था, इससे राजनीतिक प्रभाव से ज़्यादा सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा था। कैसा सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा था? इसके सांस्कृतिक मतलब यूनानी जो सिक्के थे, उसका प्रभाव यहाँ भारतीय सिक्कों पे देखा गया है। एक यूनानिक मॉडल होता है उल्लुक, क्या होता है? उल्लुक। उस तरह के सिक्के भारत में मिले। और जो अशोक स्तंभ हमें मिलता है, अशोक स्तंभ में जो पशु की आकृति है, कुछ यूनानी प्रभाव उसमें महसूस होता है। और भारतीय कला और यूनानी कला से विकसित होकर एक कला जन्म ली थी, गांधार कला। उसमें कौन कौन सी कला थी? भारतीय और यूनानी। तो ये सब आक्रमण जो हुए थे उस समय, विदेशी आक्रमण के कारण ही सांस्कृतिक परिवर्तन हमें देखने को मिले थे। और ये जो सिकंदर का आप लोग तो बहुत 324 से 327 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, इन्हीं के समय, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और व्यास नदी के आगे इसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, इसकी सेना थक गई थी, ठीक है। और ईरानी आक्रमण भी इसी तरह भारत में हुए थे, इसका काफ़ी प्रभाव यहाँ पर पड़ा था भारतीय सेना इत्यादि में। तो इस प्लीज़ चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और इस टॉपिक के 3rd पार्ट को आपको ज़रूर देखना है, तभी आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का राजनीतिक विस्तार कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।